हेलो गाइस, मैं हूं रिजवान सलमानी। मैं एक वीडियो की सीरीज तैयार कर रहा हूं। उस सीरीज में क्या देखेंगे हम? इनकम टैक्स एक्ट। ये इनकम टैक्स एक्ट है क्या और ये किस किस के लिए यूजफुल है? इनकम टैक्स एक्ट, इसको कौन कौन पर्सन यूज कर सकता है? इसमें जो आजकल हमारे स्टूडेंट होते हैं, सीए स्टूडेंट, सीए आईपीसीसी के स्टूडेंट, उनके लिए भी यूजफुल है। सीएस के स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल है, सीएमए के स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल है। और जो आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं वो बीकॉम ग्रेजुएशन के बच्चे होते हैं। तो क्या उनके लिए हेल्प करेगा? हाँ, हेल्प करेगा। तो क्या ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही हेल्पफुल है? मैंने तो स्टूडेंट के नाम लिख दिए, तो क्या ये स्टूडेंट की एजुकेशन के लिए हेल्पफुल है? नहीं, ये हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है जो टैक्स पे करता है, जो इनकम कमाता है। उसे पता तो चलना चाहिए कि इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है और उस पर टैक्स कैसे निकाला जाता है। तो आज हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें एक वर्ड आ रहा है इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम। तो सबसे पहले यही वर्ड पे डिस्कशन करते हैं कि इनकम है क्या, इनकम का मतलब क्या। इनकम तो बहुत सारी हो सकती है, तो क्या सबको अलग अलग देखेंगे? ऐसे तो बहुत बहुत सारा हो जाएगा। मतलब इनकम, सोर्सेज ऑफ इनकम तो हमारी बहुत सारी हो सकती है। तो हमने देखा कि ये एक्ट बोलता है कि इनकम कितनी भी हो 5 कैटेगरी में आएगी, और ये एक्ट बोलता है उस 5 कैटेगरी को हम हेड्स ऑफ इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड्स ऑफ इनकम। ये हेड्स ऑफ इनकम है क्या? इसके अंदर 5 कैटेगरी आती है। पहली कैटेगरी है सैलरी, यानी हमारी जो इनकम हो सकती है वो सैलरी से भी हो सकती है। सैलरी का मतलब कैसे? जब कोई एम्प्लॉय काम करता है और उसको पेमेंट मिलती है महीने के एंड में, तो उसके लिए वो जो रिसीव करता है एम्प्लॉय, वो सैलरी रिसीव करता है। अब सैलरी के अलावा वर्कर भी तो काम करते हैं, वर्कर को वेजेस मिलते हैं। तो क्या ये वेजेस सैलरी में आएंगे? हाँ, आएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सैलरी में आएगी। क्या क्या आएगी ये देखेंगे जब सैलरी टॉपिक पढ़ेंगे हम। तो हमारी इस इनकम टैक्स एक्ट ने कहा हेड्स ऑफ इनकम में पहला टॉपिक क्या है? सैलरी। और दूसरा टॉपिक क्या है? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है? ये इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एचपी। क्या किसी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी से भी हो सकती है? हाउस प्रॉपर्टी से कैसे? हाउस प्रॉपर्टी से ऐसे कि किसी बंदे के पास कोई बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग रेंट पे चढ़ा देता है, वो सैलरी मतलब नौकरी नहीं करता। तो क्या उसकी इनकम एचपी से हो सकती है? हो सकती है। उसके पास बिल्डिंग है, उसने रेंट पे चढ़ा दिया, रेंट रिसीव कर रहा है हर महीने। तो क्या उसके लिए इनकम नहीं है? हाँ, इनकम है। अब उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब हम एचपी का टॉपिक पढ़ेंगे तब की तब देखेंगे। तो हेड्स ऑफ इनकम कहता है कि पहला टॉपिक है इसके अंदर सैलरी, दूसरा टॉपिक है हाउस प्रॉपर्टी। अब तीसरा टॉपिक आता है बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन, ये क्या भला है? इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीजीबीपी। प्रोफेशन यानी हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे प्रोफेशन में आएगा। और बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये एक्ट इतना नहीं देखता। इस एक्ट को देखना है बिजनेस है, हाँ इनकम जनरेट हो रही है, हाँ टर्नओवर आ रहा है, हाँ। तो इसके अंदर कैसे हम टैक्स निकालेंगे, कौन सी इनकम मानेंगे, कौन सी इनकम नहीं मानेंगे, कितना खर्चा डिडक्ट करेंगे। तो जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तब की तब देखेंगे। ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, सबको एक्सप्लेनेशन करेंगे। चौथे नंबर पे आता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन ये क्या है? शुरू के टीम टॉपिक तो सबको पता होगा। सैलरी मतलब हाँ कोई नौकरी कर रहा है, उसे सैलरी रिसीव हो रही है। एचपी, हाँ चलो रेंट पे चढ़ा दिया, समझ में आ गया। बिजनेस, कोई बिजनेस कर रहा है। प्रोफेशन यानी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उससे प्रोफेशन हो रहा है। तो एक कैपिटल गेन का मतलब क्या है? कैपिटल गेन को हम समझते हैं कि जब भी कोई असेट्स, असेट्स में कुछ भी हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, लैंड एंड बिल्डिंग, उसको हम ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर मतलब फिलहाल के तौर पे समझ लो, ट्रांसफर मतलब सेल। ट्रांसफर में क्या क्या आता है ये हम सब देखेंगे जब ये भी टॉपिक करेंगे। पहले ये टॉपिक करेंगे, फिर ये टॉपिक करेंगे, फिर ये टॉपिक करेंगे। जब इस पे पूछेंगे तो बताएंगे ट्रांसफर में क्या क्या चीजें आती है। तो बस कैपिटल गेन में ये समझ लो
कि जब कोई असेट्स होती है उसको हम ट्रांसफर करते हैं तो उस पर कैसे कैपिटल गेन अराइज होता है। मतलब मान लो कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है कितने की, ₹10 लाख की, ये किसी पर्सन ने परचेज करी थी। अब काफी टाइम बाद ये इसको बेच रहा है, क्या कर रहा है, सेल कर रहा है इसी लैंड एंड बिल्डिंग को 15 लाख में। तो क्या इसमें प्रॉफिट अराइज हुआ? हाँ हुआ। कितने का प्रॉफिट आया? 5 लाख का। तो क्या हम इसको इनकम माने? प्रॉफिट तो हो रहा है, प्रॉफिट हमारी इनकम होती है, तो इसको इनकम को हम प्रॉफिट मानते हुए इसको इनकम में डालेंगे। वो इनकम किस में आएगी? कैपिटल गेन में। ये कैसे होता है जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब की तब देखेंगे। फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ लीजिए कि कोई ट्रांसफर कर रहे हैं कोई भी कैपिटल असेट्स और उसके ट्रांसफर पे प्रॉफिट आ रहा है, लॉस भी आ सकता है, जरूरी नहीं है प्रॉफिट है, लॉस भी आ सकता है। तो उस पे कैसे हम इनकम पे टैक्स निकालते हैं। तो ये हमारे 4 टॉपिक हो गए। लास्ट बचता है अदर सोर्सेज। क्या है? अदर सोर्सेज। इसका मतलब क्या है? मतलब कोई भी इनकम हो जो सैलरी में ना आए, एचपी में ना आए, पीजीबीपी में ना आए, कैपिटल गेन में ना आए, हम उसको टैक्सेबल करेंगे किसमें? अदर सोर्सेज में। पहले 4 कैटेगरी में इसको चेक करेंगे, इस 4 हेड में चेक करेंगे। जब ये 4 हेड पूरे हो जाएंगे, इसमें नहीं आएगी तो इस इनकम को इसमें डाल देंगे। अब एक एग्जांपल तो बताओ कि अदर सोर्सेज में क्या आ सकता है। अदर सोर्सेज में कोई पर्सन है जो बैटिंग करता है, बैटिंग मतलब जुआ खेलता है, सट्टे लगाता है, कुछ भी हो सकता है। उसने सट्टा लगाया, बैटिंग लगाई और उसमें वो 10 लाख रुपए जीत गया, तो क्या उसको इनकम माने? अब आप लोग कहोगे कि ये तो इल्लीगल है, बैटिंग लगा ला तो इल्लीगल है। तो इल्लीगल है, ये हम इंडियन पिनल कोड में देखेंगे कि इल्लीगल है या नहीं। हमारा एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट, ये एक्ट कहता है कि इसको इनकम माने या ना माने। तो इसको भी हम इनकम मानेंगे। और क्या वो हमारी सैलरी की इनकम होगी? नहीं। क्या वो एचपी की इनकम होगी? नहीं। क्या वो बीपी की इनकम होगी? नहीं। क्या वो कैपिटल गेन की इनकम होगी? नहीं। तो उसको किसमें टैक्सेबल कर देंगे? जो चीज इन चारों में ना आए उसको टैक्सेबल करेंगे इसमें। कैसे टैक्सेबल होंगे जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तब की तब देखेंगे। तो हमने आज क्या देखा कि इनकम टैक्स एक्ट में हेड्स ऑफ इनकम होती है, यानी 5 होती है कि कैसी भी टाइप की इनकम हो, इन 5 ही कैटेगरी में आएगी, इन 5 ही हेड्स में आएगी, चाहे वो कैसी भी हो। पहले उसका नेचर देखेंगे किस में आ रही है, फिर उसके हिसाब से हम कंप्यूटेशन करेंगे उसके टैक्स का। अब ये हमने जब हेड्स ऑफ इनकम पढ़ा तो ये एक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का, सेक्शन 14। सेक्शन 14 ये कहता है कि इनकम के 5 हेड है। हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं हमारे? 5, और ये 5 हेड्स है। तो हमने सेक्शन 14 में देख लिया कि 5 हेड्स कौन कौन से हैं। अब क्या इनकम जो मैं कहूँ कि हेड्स ऑफ इनकम तो 5 है, लेकिन सोर्सेज ऑफ इनकम भी 5 ही होंगे? नहीं, सोर्सेज ऑफ इनकम तो बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 5 ही हो। सोर्सेज ऑफ इनकम कोई कितने भी हो, हमें उस सोर्स को देखना है कि इन 5 का नेचर कैसा है उस इनकम के हिसाब से, फिर उसमें जाके टैक्सेबल करनी है। तो सेक्शन 14 आज हमने कवर करा। सेक्शन 14 के बाद अब हम देखेंगे सेक्शन 14A। सेक्शन 14A क्या बोलता है? सेक्शन 14A बोलता है कि कोई भी इनकम है जो एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ये एक्ट बोलता है कि ये टैक्सेबल इनकम नहीं है, ये टैक्सेबल नहीं होगी। अब हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 14। अब क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन 14A। ये एक्ट बोलता है, पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं कि इफ एनी इनकम exempt from income tax act, then such related expenditure are
डिसअलाउड। मतलब कोई भी इनकम एग्जाम्प्ट है यानी उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो क्या उसके खर्चे को भी माइनस कर दे हम? जब उस पर टैक्स ही नहीं लग रहा तो उसके खर्चे को कैसे माइनस करें? अब कोई बंदा बिजनेस करता है, बिजनेस में वो एम्प्लॉय, उसके पास एम्प्लॉय काम करते हैं, उनको हर महीने सैलरी देता है, तो जब हमारी टर्नओवर आएगी, इनकम देखेंगे कि हमारी कितनी है, कितने पे टैक्स दिया जाए, तो वो सारी सैलरी हटाएगा उसमें से, क्योंकि वो टैक्सेबल इनकम है। लेकिन ये एक्ट बोलता है जो इनकम टैक्सेबल नहीं है, एग्जम्प्ट है, उसके साथ किए गए जो खर्चे होते हैं उसको हम हटा नहीं सकते इसमें से। अगर वो टैक्सेबल है तो हम हटाएंगे, टैक्सेबल नहीं है तो हम उसको नहीं हटाएंगे, और टैक्सेबल है तो कितना हटाएंगे, जब हम पांचों हेड्स एक एक करके पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। तो हमारा सेक्शन 14A भी कंप्लीट हो गया। तो अब तक हमने क्या देखा? सेक्शन 14 हेड्स ऑफ इनकम, और सेक्शन 14A। सेक्शन 14A क्या कहता है कि कोई भी इनकम अगर इनकम टैक्स एक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जम्प्ट है तो उसके साथ किए गए खर्चे भी हमारे डिसअलाउड हो जाते हैं, उनका कोई मान्यता नहीं रहती। तो अब तक हमने देखा सेक्शन 14A। अब हम आते हैं अपने सेक्शन 1 पे। हालांकि ये सेक्शन मुझे पहले शुरू करना चाहिए था, लेकिन मुझे इनकम का मतलब बताना था, इसलिए मैंने ये बता दिया। सारे सेक्शन कवर होंगे, जो भी इनकम टैक्स एक्ट में जो भी सेक्शन है सारे कवर होंगे, जो भी मेन इंपोर्टेंट है। तो अब हम सेक्शन 1 की बात करते हैं। इसका नाम है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। मतलब मैं सिर्फ इस एक्ट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, कोई सा भी एक्ट हो, कोई सा भी लॉ हो, उसका सेक्शन 1 उसी एक्ट को डिफाइन करता है कि ये एक्ट है क्या। तो इस एक्ट को मैं बताता हूँ ये क्या है। तो इसका पहला पॉइंट आता है, दिस इज इनकम टैक्स एक्ट। दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये 1961 क्या है? मतलब हर एक्ट के साथ में कुछ ना ईयर लिखा होता है। उस ईयर का मतलब क्या है? मतलब इस ईयर का मतलब यह है कि इस ईयर में ये एक्ट बना था, ठीक है। तो इस ईयर में ये एक्ट बना था, तो ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 हो गया। अब ये एप्लीकेबल कब से हुआ? विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। मतलब 1961 में ये एक्ट बना और एप्लीकेबल होने लगा 1 अप्रैल 1962 से। इसके बाद से ये एप्लीकेबल होने लगा। अब ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है? क्या ये पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है? तो ये एक्ट बोलता है हाँ, ये पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया। सर पहले सेक्शन में जो है वो डिटेल है इस एक्ट की। हाँ, पहला सेक्शन चाहे कोई सा भी हो, कोई सा भी एक्ट हो, कोई सा भी कानून हो, कोई सा भी लॉ हो, पहला सेक्शन यही बताता है कि इस एक्ट में लिखा गया है, ये कब एप्लीकेबल हुआ, कब बना और कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। अब हमने पहले में देखा कि ये 1961 में बना, एप्लीकेबल 1962 से हुआ 1 अप्रैल से, और ये पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है। तो जब ये पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है तो क्या एक क्वेश्चन हमारा इधर अराइज होता है, काफी एक्ट होते हैं जो J&K में एप्लीकेबल नहीं होते। क्या ये J&K में एप्लीकेबल होता है? J&K मतलब जम्मू एंड कश्मीर। तो इधर लिखेंगे इंक्लूडिंग J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, ये जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होता है। तो इसका मतलब क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर को हम अलग कैसे मानते हैं ये आगे बताऊंगा धीरे धीरे। तो आज हमने क्या क्या देखा? सेक्शन 14 देखा, सेक्शन 14A देखा और सेक्शन 1 देखा। अब रिवाइज कर लेते हैं इसे इन शॉर्ट में। सेक्शन 1 में कहता है कि 1961 एक्ट है, 1 अप्रैल से लागू हुआ और इक्वली एप्लीकेबल है इंडिया में, और ये J&K में भी एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 14 में क्या देखा? इसकी क्या था?
हेड्स ऑफ इनकम। सेक्शन 14 बताता है हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम क्या क्या हो सकती है? 5 है। 5 क्या क्या है? सैलरी, पहला सैलरी, दूसरा HP, तीसरा PGBP और चौथा कैपिटल गेन और पांचवा अदर सोर्सेज। मतलब कोई सी भी इनकम हो इन पांचों हेड में आएगी। और सेक्शन 14A क्या बताता है कि कोई भी इनकम अगर एग्जाम्प्ट है इनकम टैक्स एक्ट से तो वो उसके लिए जो खर्चे किए गए हैं वो डिसअलाउड हो जाते हैं, मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो आज के लिए आज हम इतना ही करते हैं और बाकी आगे देखेंगे, सब कुछ कवर होगा। जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं मैं आपको, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है मल्टीटास्किंग। और इस वीडियो के लिंक को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सके, क्योंकि ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। ओके, बाय बाय।